शुरू में मुझे गलतफहमी थी कि सब पॉलिटिशियन बदमाश होते हैं। अरे भाई वो उतना ही बदमाश है जितना मैं बदमाश हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर बनी दोबारा, मुझे तकलीफ हुई उनके साथ काफी काम करने में। क्यों परेशानी हुई थी आपको बिगिनिंग में से? कि मैं उनका डे ऑफिसर था, बाहर बैठा हुआ था, तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, वो हाथ में उसके ब्रीफ केस अंदर गया, लौट के आया तो उसके हाथ में ब्रीफ केस नहीं था। तो मैंने उससे कहा यार तुम्हारा ब्रीफ केस अंदर छूट गया क्या? पुलिस बॉस उसमें कुछ फाइलें लाए थे। मैंने कहा डीएम तो फाइल लाता नहीं कोई सीएम के लिए। तो उसको भी समझ में आ गया वो क्या लेकर आया था, मुझे भी समझ में आ गया। कभी डर नहीं लगता? नेता को तो काम है अपना काम कराना भाई, मैं होता उसकी जगह मैं भी यही करता। ये तो आप पे निर्भर करता है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई हो। अगर आपसे नियम के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल मत कीजिए। कोल्ड सेक्रेटरी की कितनी सैलरी होती है उस समय सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करीब मुझे 2.5 लाख मिलती थी। दोनों गवर्नमेंट में काम किया, कांग्रेस जब लीड थी, बीजेपी जब लीड थी, डिफरेंसेस क्या है दोनों? बहुत डिफरेंस। पिछली सरकार में यानी कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप थे, इस सरकार में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आप और पीएम मोदी जब फर्स्ट टाइम मिले तो आप उनसे डिसएग्री कर रहे थे। तो सर आप यूपी से, यू वर बोर्न इन यूपी, आई वाज बोर्न इन यूपी, एंड देन आईएएस भी आप यूपी में ही थे? यूपी में था। तो ऐसे अलाउड, ऐसे होता है कि वो यू हैव टू गेट अ गुड रैंक टू बी देयर इन योर होम कैडर। अच्छा, आई वाज फॉर्चुनेटली हैड अ गुड रैंक। ओके, हाँ, मतलब ऐसे कुछ रूल होता है ना कि रूल होता है, इट इज चॉइस कम मेरिट। सो इफ यू हैव द राइट मेरिट यू कैन गेट योर होम स्टेट। अच्छा, और कौन सी कितनी रैंक्स में अपनी होम स्टेट में? आई वाज 14th रैंक इन द ऑल इंडिया। वाओ वाओ, सो 14 तो आपके चॉइसेस थी कि चॉइस थी, आई कुड हैव गॉन टू एनी स्टेट। सो फर्स्ट तो डे 1 पे फर्स्ट पोस्टिंग डायरेक्टली बड़ी सिटी नहीं मिलती? नहीं, you have to soil your hands. The good thing about the IS is you have to work in the field. So you usually go to a small place where you work in the field, see how it works. And that is the advantage that you have when you sit down to formulate policy that you would have seen how it works in the field. Usually what happens is some of the experts don't have that experience in the field. They haven't soiled their hands. Actually, Yes. what is the ground reality? And one of the problems that we have with a lot of policies in India is they disconnect with the ground reality. And that's what an IAS officer can bring. He may bring, he may not bring, that's a different matter. ट्रू। सो डे 1 पे आपकी फर्स्ट पोजीशन पोस्टिंग कहाँ हुई थी? I was हरदोई? posted as sub-divisional magistrate in the city of ओके, Hardoi. एंड सबसे फर्स्ट टास्क क्या था, जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था आपके लिए? My important is very difficult to define what is important. It's very subjective in nature. My first task was my district magistrate asked me to visit a spot which was about 3 hours drive from the district headquarters, Okay. deep in an interior area. First task was 3-hour drive From the district headquarters, okay. where I had to walk a lot of time. There was no road to the place where I was asked to go. Okay. It was an inquiry into a complaint that was made. क्या कंप्लेंट थी? It was complaint against harassment by the police. ओके, So I had gone as a magistrate to inquire into what is the ground reality. It was no big deal actually, but my collector probably wanted to test me how tough I am, whether I could walk that distance, whether I could go that distance, whether I could. It was nothing major. It was just a complaint against local police officer. सो यूजुअली इन दिस केस क्विक क्वेश्चन ऑन दिस कि जब आपको लोकल से कंप्लेन करते हैं कि पुलिस के अगेंस्ट, और वहाँ आप लोकल के पास जाते हो, आप इंक्वायरी करने की कोशिश करते हो, सो ये डिलेमा कैसे सॉल्व करते हो कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग? No, क्योंकि आप जब जाओगे यूजुअली लोकल्स बोलेंगे कि पुलिस ने कुछ किया, पुलिस बोलेगी कि लोकल्स ने कुछ किया, एंड फाइंडिंग द राइट एविडेंस इज गोना बी वेरी वेरी सब्जेक्टिव, sometimes and it will be is. very biased as well. Sometimes it is, sometimes it is not. Sometimes, I mean, initially, yes, I was not very clear about how to make a judgment on such issues. But gradually you come to assess. If I have a conversation with you for half an hour, I'll be able to tell whether you're speaking a lie or you're... Really? Yeah. So what are the lie detectors, or what are these There are no things? lie detectors. You absorb. It is through experience that you start understanding individuals. In fact, one of the forte of the IS is that since you come across so many people, you are able to assess people. But if anybody who's watching you right now, if they want to learn how to assess people right, what are the 3 things you would tell them, or what are the 3 questions they should ask this candidate or somebody that they can assess the right person for I their don't think it will depend on what you ask them. It depends on you. First, whether you have evolved as an individual to look at other individuals objectively without any bias. See, secondly, you also get a reputation of your own. Yeah. People will think twice before lying. So, for example, in my second half of my career, no politician ever asked me for a wrong work. I mean, people ask civil servants, you must be under enormous political pressure because you've held such sensitive assignments. I was not under pressure at all because I had developed a reputation कि गलत काम तो करेगा नहीं है, बिल्कुल नहीं करेगा, आप उसको हटा दो तो हट जाएगा. He's not bothered.
सो इट वर्क्स ब्यूटिफुली. सो इसमें क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि रेपुटेशन आपने ऐसी बनाई कि ये गलत काम तो करेगा नहीं, इसको हटा दो तो हटा दो, एंड कोई पॉलिटिशियन फिर आपसे गलत काम करने के लिए बोलता नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में कैसे पहुंचते हो? वो शुरू धीरे धीरे होता है. मेरी जो पुस्तक है एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट उसी पर है कि शुरू के प्रथम 10-12 वर्ष में मुझे बहुत डिलेमा होता था, मैं ये करूँ या ये करूँ. आप अगर कहेंगे कुछ दृष्टांत बताऊंगा जब मैं कंफ्यूज होता था. बिल्कुल बताओ. अब जैसे अगला जब मेरी पोस्टिंग हुई, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद बना लखीमपुर खीरी में, तो तब तक मेरी रेपुटेशन बन चुकी थी कि किसी का दल वल नहीं देखते, नेता वेता नहीं देखते, अगर गड़बड़ करेगा तो बंद कर देंगे. और ये कितने साल बाद आप डीएम बने? मैं 7 साल, ये था 1984-91 में डीएम 7 साल बाद बना. ओके. पड़ोसी का जिला था तो वहाँ हवा पहुँच गई थी वहाँ पर कि ये साहब वही है, देखो उन्होंने विधायक के अगेंस्ट बना दिया था. तो उस समय राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था 1991 में. तो बाकी जिलों में तो कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन मेरे जिले में मुझे कर्फ्यू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इकबाल बुलंद था जिसे हम कहते हैं. लोग समझते हैं जो गड़बड़ करेगा अंदर कर देंगे, ये नहीं चिंता करेंगे कि इस पार्टी का, रूलिंग पार्टी का नहीं है. तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहाँ पे एक मर्डर हो गया. तो जब मर्डर हो गया तो रूलिंग पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उसने कहा मैं तो इसका फ्यूनरल प्रोसेशन निकालूंगा, जनाजा निकालूंगा. तो दैट वाज रेसिपी फॉर डिजास्टर. अगर वो करता तो वहाँ तो कम्युनल राइट हो जाते. मैंने उसको बुला के समझाया, यार तुम्हारी सरकार है ये, तुम गड़बड़ होगा, बदनामी होगी. नहीं सर हम तो निकालेंगे कर्फ्यू. तो हमने उसको बंद कर दिया. आई अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स. एमएलए को? एमएलए नहीं था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी. ओके. मतलब बड़ा हाँ, ठीक है, आसानी से कोई टच नहीं करता. मैंने बंद कर दिया. वो भी प्रिवेंटिव अरेस्ट था, वो एनएसए में नहीं था, वो एक सीआरपीसी में 107/16 सीआरपीसी का एक धारा है जिसमें आप उससे बेल बॉन्ड मांगते हैं कि तुम शांति रखोगे, और नहीं देता तो उसको अंदर कर दे. उसको अंदर कर दिया. तो रात को चीफ मिनिस्टर का फोन आया मेरे पास. चीफ मिनिस्टर का फोन आया, डीएम साहब आपने क्या कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया. उस टाइम पे कौन थे चीफ? मिस्टर मुलायम सिंह यादव. ओके. अब जो सब लिखा है मैंने अपने किताब में, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सब लिखा हुआ है मेरे द्वारा, और इस पर काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है. तो उन्होंने कहा आपने क्यों बंद किया? मैंने बताया उनको, साहब ये तो फ्यूनरल प्रोसेशन निकाल लेते हैं, उनको छोड़ नहीं सकते. मैंने कहा साहब आप ही की सरकार है, ये बहुत बदनामी होगी, यहाँ कम्युनल राइट हो जाएगा. देखिए साहब आपके इकबाल से सब ठीक चल रहा है यहाँ पर, आसपास के देखिए कर्फ्यू लगाना पड़ता है, मुझे कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ रहा है यहाँ पर. उन्होंने कोई तरीका बताइए. मैंने कहा साहब आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि इसकी क्या ज़रूरत है कल फ्यूनरल प्रोसेशन निकालने की. तो मालूम नहीं क्या हुआ, उन्होंने फ़ोन पटक दिया. मुझे ऐसा लगा उन्होंने पटक दिया. अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि वो व्यक्ति तैयार हो गया फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए. मैंने छोड़ दिया, मेरा कोई व्यक्तिगत उससे द्वेष था नहीं, तो छोड़ दिया. उसने फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं निकाला. हम लोगों ने उसको था जिसको जो भी करना था किया. 2 महीने बाद उसी सीएम ने जो मुझसे नाराज थे इतना, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स इन द स्टेट. पर सर कभी डर नहीं लगता? क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो, बहुत सारे जो सिविल सर्विस में स्टार्ट करते होंगे लोग, न्यू आईएएस जो बनते हैं, एक जनरल परसेप्शन है कि पॉलिटिशियंस के हाथ बहुत पावर है और पॉलिटिशियन से दब के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो या तो ट्रांसफर कर सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपकी लाइफ के साथ. आप तो इसमें ये जानना जरूरी है कि ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं. शुरू में मुझे डर लगता था. ये बड़ा मेरे लिए मुश्किल है कहना कि मैं, या गलत होगा कहना कि मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं. वो डिलेमा था मेरे दिमाग में. धीरे धीरे जब ये डिलेमा सुलझ गया तब मुझे कोई डर नहीं लगता था. क्यों नहीं लगता था? मैंने एक कुछ सिद्धांत बना लिए जो मैं अपने साथियों को भी कभी कभी बताता हूं. सिद्धांत यह है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो नेता हो चाहे कोई हो, अगर आपसे नियम के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल मत कीजिए. यू पे अ प्राइस. क्योंकि नियम के विरुद्ध आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपको भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेगा. और ये सिद्धांत बना के मैं बड़े मजे से रहा अपने पूरे जीवन. दूसरा, अगर वो कह रहा है वो नियम के तहत वाजिब है, तुरंत कर दीजिए उसे और उसे इन्फॉर्म कर दीजिए. तो आपकी एक रेपुटेशन ये धीरे धीरे बनेगी कि यार सही काम वो तुरंत कर देता है. हम लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, गलत काम करें ना करें, सही काम में भी अपना लटकाए रहते हैं. जो ब्यूरोक्रेसी बदनाम है वो बदनाम इस वजह से नहीं है कि गलत काम नहीं कर रही है. ब्यूरोक्रेसी बदनाम इसलिए कि सही काम में विलंब करते हैं. आप सोचिए इस बात को, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और उसका आप काम जल्दी कर दीजिए जो जायज़ काम है, तो कितना खुश होकर जाएगा. नेता किसी अजायब घर से आया नहीं, वो इसी सोसाइटी का है, उसे अपना काम कराना है. वो आपसे गलत काम भी करेगा, सही काम भी करेगा. ये तो आप पे निर्भर करता है. दूसरा, अगर आप नेता से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं,
प्रॉब्लम तब आती है कि नेता से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ट्रांसफर अच्छी जगह हो जाए, हमारा कभी कुछ काम हो वो करा दे, व्यक्तिगत काम करा दे, तो का एक्सपेक्टेशन है। जैसे क्या होते हैं व्यक्तिगत काम, मतलब कोई क्या कैसे होता है, कोई एग्जांपल दो भाई। आप उसको ये कहिए कि ये पोस्ट अच्छी है, मेरी वहाँ पोस्टिंग करा दो। तुम खूब कहते हैं, आप कल्टिवेट करते हैं नेता को कि उसकी पोस्टिंग हो जाए। या आप किसी गलती में पकड़े गए, सस्पेंड हो गए, तो आप नेता से कहेंगे मेरा सस्पेंशन जरा हटवा दो। तो अब कोई नेता आपका फ्री काम तो करेगा नहीं, और नेता को पता है कि इनको यहां हम दाब सकते हैं, तो दाबेगा आपको। भाई वो पूरी मूवी बनी अर्ध सत्य में, तो कई लोग कहता हूँ जरूर देखो उसको। कौन सी? अर्ध सत्य। आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा कि आपने एक बार गलती की तो नेता आपको उसी पे पटकता रहेगा बार तक। शुरू से आपको सतर्क रहना, गलत काम नहीं करना। नेता कह रहा है पोलाइटली, यू हैव टू डू इट वेरी पोलाइटली। ऐसा नहीं, कई मैं ऑनेस्ट में देखता हूँ लड़ने पे तैयार हो जाते हैं। शुरू में मैं भी लड़ता था पॉलिटिशियन से। शुरू में मुझे गलत फहमी थी कि सब पॉलिटिशियन बदमाश होते हैं। अरे भाई वो उतने ही बदमाश है जितना मैं बदमाश हूँ। वो भी इसी सोसाइटी के हैं ना, उनका एक मजबूरी है, उनको एक पहलू, एक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने काम करना है, कॉन्टेक्स्ट में काम करना है, उसमें काम उनके लिए आसान नहीं है। तो आप उसकी समझिए ना उसको, और आप मत कीजिए गलत काम। भाई मेरा तो सौभाग्य है कि मैं ऐसे नेताओं के साथ मैंने काम किया जिनका मैं आई कांट इमेजिन दे कुड बी सच नाइस पॉलिटिशियंस। आई वर्कड विद कल्याण सिंह, आई वाज स्पेशल सेक्रेटरी, देन आई वाज सेक्रेटरी व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ऐसा बढ़िया। फिर मैंने हर पार्टी में मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से काम किया, इतना बढ़िया नेता। मैंने प्रकाश जावड़ेकर साहब के साथ काम किया, इतना बढ़िया। ऑस्कर फर्नांडिस, ये सब अलग अलग पार्टी के हैं, तो हर पार्टी में अच्छे नेता हैं। और गड़बड़ नेताओं के साथ भी काम किया जो महाभ्रष्ट थे। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ इसी टॉपिक के अराउंड। तो मैं इंदौर से हूँ, और मैंने वहाँ पे जब मैं छोटा था तब एक स्टोरी सुनी थी। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज़, बट काफ़ी नोन स्टोरी और काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज से आती। तो एक ऑफिसर थे इंदौर में, उस टाइम पे कलेक्टर थे। तो वहाँ पे पहले बहुत लोग, जो शराब की दुकान बंद होती है उसके बाद में बहुत सारा जुआ वगैरह नहीं खेलते, गैम्बलिंग करते हैं, तो वो खेलते थे। बहुत सारे लोग खेलते थे वहाँ पे। तो उन्होंने एक इंसान को उधर से उठा के बंद करवा दिया, और पूरे शहर में नए आए थे, स्टार्ट ही किया था। आई थिंक 6 महीने में उन्होंने बहुत क्लीनिंग कर दी थी। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक जगह पे किसी नेता के फेवरेट जो गैम्बलर थे वो होंगे, और वो खेल रहे थे, उनको जेल में डाला। तो उनसे बोला गया कि आप इनको छोड़ दो, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो गलत होगा आपके साथ। उन्होंने बोला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये गलत काम कर रहे थे, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, आधी रात में पी के गैम्बलिंग करने के बाद फिर और गलत चीज़ करते हैं, अलाउड नहीं है। विदिन अ वीक उनका ट्रांसफ़र हो गया। एक हफ्ता लगा? एक हफ्ता। अरे तो इनएफिशिएंट रहे होंगे नेता, वरना 24 घंटे में हो जाता है ट्रांसफर। एग्जैक्टली, बट विदिन अ वीक। और उनको एक ऐसी जगह भेजा गया कि जो आदिवासी क्षेत्र था, बहुत अच्छा, नक्सलाइट एरिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? देखिए आपको मैं बताऊं, नक्सलाइट एरिया में मतलब उनकी लाइफ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लाइफ नहीं खत्म हुई, वही लाइफ बनती है। मेरी जितनी लाइफ बनी, आज आप मुझे पॉडकास्ट पे क्यों बुला रहे हैं? इसलिए नहीं बुला रहे कि मुझे अच्छी पोस्टिंग मिली, इसलिए मिली कि जहां तकलीफ होती थी वहां जाके मैं ठीक काम कर लेता था, इसलिए बुला रहे हैं आप मुझे। अगर सब अच्छी पोस्टिंग मिली होती तो आप मुझे यहाँ नहीं बुलाते। मुझे कोल सेक्रेटरी क्यों बनाया गया? पिक किया गया ना कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। मुझे भी ट्रांसफर किया गया ऐसी जगह पर। जब मैं आपको एक दृष्टांत ऐसे ही बताऊं जो आप बता रहे हैं, तब तक मेरे समझ में आ गया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। आपको मैं बताऊं एक दृष्टांत। मैं दिल्ली में काम करने के बाद वापस लखनऊ पहुंचा 2003 में। तो मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर बना वहाँ पर, ठीक है। तो मेरे एक मंत्री थे, वो बहुत ही भ्रष्ट थे। तो उन्होंने मुझे एक आदेश भेजा 2 लाइन का कि इस डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दीजिए। 2 लाइन का आदेश, कुछ नहीं लिखा। अब मंत्री सक्षम थे, यानी कि ही वॉज कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड द डिप्टी डायरेक्टर, बट कारण कुछ दिया नहीं था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब आपने इसको सस्पेंड करने को कहा है, क्या किया उसने? उन्होंने कहा मिलने नहीं आया मुझसे। हमने कहा था बड़ी छोटी चीज़ है, मैं भी कहता हूँ उससे मिलने आया। मैंने मालूम किया उस अधिकारी के बारे में, सब बोले बड़ा अच्छा अधिकारी है, ऑनेस्ट है। अब मेरा और खटका हुआ कि क्या इसको कैसे बचाया जाए। मैंने उसको बुलाया अधिकारी, मैंने कहा तुम अजीब आदमी हो, मंत्री से मिलने क्यों नहीं गए? तो मुझसे कहता है सर मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। मैंने पुस्तक में लिखा है 3 प्रकार के करप्शन, नजराना, शुक्राना, जबराना। तो मैं इसके विस्तार से तो नहीं बताऊंगा। ये मंत्री नजराना चाहते थे कि कुछ ऑफरिंग, जो भी मिलने जाता तो कुछ लेकर जाता था उनके पास, ये नहीं गया, इससे नाराज हो गए, सस्पेंड करने को कह दिया। अब आप देखिए क्या किया जाए। तो मैंने नियम पढ़े। नियम में यह था कि अगर मैं किसी बात से असहमत हूं मंत्री से, तो मैं फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से रूट कर सकता हूं। चीफ सेक्रेटरी इज द टॉप बॉस इन दिस स्टेट। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, उनको समझाया पूरा कि साहब बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है। तो बोले भेज दो मुझे, फाइल भेज दो। मैंने फाइल भेज दी उनको, वो बैठ गए फाइल पे। अब मंत्री मुझसे पूछे फाइल क्या हुआ सस्पेंशन का।
मैंने साहब चीफ सेक्रेटरी पास गई हुई है। तो एक आध बार पूछने के बाद मालूम उन्होंने क्या किया, वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिल लिया। मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो चीफ सेक्रेटरी अपसेट हो गया, बोले बुला के मुझसे कहते तुम उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा साहब आप क्यों अब तक देखिए मेरा नज़रिया बदल गया था ट्रांसफ़र के लिए। मैंने उनसे कहा, मैंने साहब क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफ़र इज लाइक डेथ, इट इज़ इनएविटेबल। जो होना उसके लिए परेशान क्या होना। देखिए अपनी सेवा में 38 साल के करियर में मैं किसी नेता के पास किसी चीज़ के लिए नहीं गया, पर्सनल चीज़ के लिए, और जो मुझे मिल जाता था उसे मैं चैलेंज समझ के करता था और बड़ा आनंद आता था। द क्वेश्चन इज वेदर यू एंजॉय चैलेंजेस। मेरा क्वेश्चन वाज मोर ऑन द पॉइंट ऑफ, एक तो पहले जो आपने जो चीज़ें बोली मैं सब पे अग्री करता हूँ, बहुत बहुत सॉलिड पॉइंट्स है। बट सेकंड इज़ कि मैं ये पूछ रहा था क्योंकि एक चैटर ये होता है, कॉन्वर्जेसन ये होती है कि आप नक्सल एरिया में जब पोस्ट होते हो तो वहाँ पे कभी भी आपको डेथ थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज में डाल दोगे, कोई ना कोई तो जाएगा ना भाई। देखिए कि कोई उड़ा देगा, कोई मर जाएगा, कोई भाई वहाँ सेना का जवान जाता है ना, तो वो भी अगर ये कहने लगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो काम कैसे चलेगा भाई। ये तो बड़ा आसान है कहना कि जो है सैक्रिफाइस के लिए दूसरा जाए। भाई पूरी सेना खड़ी है ना वहाँ पे, लड़ रही है, तो आप ये कैसे आप IAS अफसर हैं तो नहीं फेस करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चिंतन ही गलत है। आपको जहाँ काम मिले आप वहाँ प्रूव कीजिए। देखिए कितने पुलिस ऑफिसर IAS अफसर ने नक्सल एरिया में इतना अच्छा काम किया है। मैंने कई आर्टिकल्स, मैं एक नेक्सस गुड फाउंडेशन चलाता हूँ, मैंने कई उसमें आर्टिकल लिखे हैं। दांतेवाड़ा में, वहाँ पे बस्तर में, सुकमा में कितने IAS अफसर्स ने कितना अच्छा काम किया। अब वो भी ये कहते हैं नक्सल एरिया में जाऊँ कोई मुझे गोली से उड़ा देगा। अरे भाई तो काम कौन करेगा? अंग्रेज आएगा दोबारा करने के लिए? अरे हम ही आपको करना है। जो आपको काम मिल रहा है आप उसे मेहनत लगन से कीजिए, उसी में आनंदित होइए। आप अगर इस चक्कर में रहेंगे मैं यहाँ चला जाऊँ, जो कि होता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा नहीं होता, कई IAS अफसर करते हैं। जैसा मैंने कहा ये उनकी पर्सनल चॉइस है। There is a price to be paid. You cultivate a politician, there is a price to be paid. I'm not saying what they are wrong or right. I'm nobody to say that. They have to suffer their consequences. Yes. जब पिटते हैं कभी तो रोने लगते हैं, भाई नेता ने हमें कर दिया। मुझे तो नहीं पीटा कभी नेता ने, भाई उसने ट्रांसफर करा दिया तो मैं चला गया वहाँ पर। शुरू में मुझे खराब लगता था, बाद में वो भी बंद हो गया खराब लगना। जब मुझे बंद हो गया तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर बनी दोबारा, मैं पहली जब बार चीफ मिनिस्टर थी तो मैं उनके सचिवालय में था। तो मुझे तकलीफ हुई उनके साथ काफ़ी काम करने में। मैंने पूरा पुस्तक में लिखा है। जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी तो फिर आया मेरे पास संदेशा कि आ जाओ। मैं पहले झेल चुका था, मैंने मना कर दिया। वो बहुत नाराज़ हो गई मुझसे। मुझे 6 महीने में 3 बार ट्रांसफ़र किया ठीक। तब तक मैं इस स्थिति में आ गया था, कर दो यार, जहाँ जाओगे वहाँ काम करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों परेशान थे आप? क्यों परेशानी हुई थी आपको बिगिनिंग में उनसे? मैं जो देखता था वहाँ पर, वो भी मैंने पुस्तक में लिखा है अपनी एनकाउंटर्स पॉलिटिशियन में, जो मैं देखता था उसे देखकर दुख होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। क्या देखते थे? क्या आपने? जैसे एक दृष्टांत मैंने लिखा उसमें कि मैं उनका डे ऑफिसर था, बाहर बैठा हुआ था, तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आया, वो हाथ में उसके ब्रीफ केस था। तो हम जान पहचान थी, तो मुझसे 1 साल जूनियर था, तो हेलो हाय हुई, अंदर गया, लौट के आया तो उसके हाथ में ब्रीफ केस नहीं था। तो मैंने उससे कहा यार तुम्हारा ब्रीफ केस अंदर छूट गया क्या? बोले बॉस उसमें कुछ फाइलें लाए थे। मैंने कहा DM तो फाइल लाता नहीं कोई CM के लिए। तो उसको भी समझ में आ गया वो क्या लेकर आया था, मुझे भी समझ में आ गया। वो शर्मसार सा लगा, मैंने उसको अपना जो कहना था सुनाया, मुझे दुख हुआ ये क्या हो रहा है। तो मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता कि क्या था उसमें। मेरा ये कंजेक्चर है कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद इट। ओके, इसके बीच में हमने बोला 3 टाइप्स की ब्राइब होती है, आपने ऐसे लिखा था कि 3 टाइप की रिश्वत होती है। मैंने उस समय एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था नजराना, शुक्राना, जबराना। नजराना इज ऑफरिंग, भगवान को भी देते हैं, महाराजा अकबर को भी देते थे। जब आप मिलने जा रहे हैं किसी को तो यू आर गिविंग एन ऑफरिंग इन द होप दैट फ्यूचर में अगर कोई काम आएगा तो करा लेंगे। अच्छा, मतलब होप कि सर मैं आपके लिए एक फ़ोन लेके आया ना। हाँ, फ़ोन लाया, फ़ोन है आपके पास, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। उस समय कोई काम नहीं है, लेकिन भविष्य में आपने कॉन्टैक्ट बना लिया, भविष्य में कोई काम आएगा, दैट इज नजराना। गिफ्ट देना, हाँ, दैट इज नजराना। हाँ, शुक्राना इज थैंक यू, आपने कोई काम का कर दिया तो आप शुक्रिया शब्द से आया है शुक्राना, कि आपने मेरा काम कर दिया इसलिए ये आप फ़ोन ले लो। फिर जबराना है कि आपका फ़ोन, मैंने काम ना काम, हमने आपको सूत लिया फ़ोन, डंडे से आपका ले लिया, वसूली कर ली। तो काम से मतलब नहीं, उसे वसूली, दैट इज जबराना। ओके, मे बी माय नेक्स्ट बुक व्हेन आई राइट अबाउट करप्शन एंड गवर्नेंस, व्हिच प्रोबब्ली वुड बी माय नेक्स्ट बुक, आई विल गो एलैबोरेट ऑन दीज एस्पेक्ट्स। तो एक IAS ऑफिसर सेक्रेटरी कैसे बनते हैं? कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, तो बहुत बड़ी पोजीशन है वो जी, तो वो कैसे बनते हो? देखिए ऐसा है कि जो पोजीशन होती है, जैसे सबसे पहले वो सब डिवीजन में बनता है, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट या सब कलेक्टर, अलग अलग जगह अलग। उसके बाद वो प्रमोशन पे आके, जब उसका फर्स्ट प्रमोशन होता है, वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये सब बनता है।
फिर then he becomes district magistrate, collector. In between he comes to the secretariat, state secretariat, जहाँ वो joint secretary, special secretary state में बनता है. उसका next promotion होता है secretary to the state government, which is equivalent to joint secretary in the central government. फिर secretary के बाद वहाँ वो principal secretary बनता है, which is by and large equivalent to additional secretary government of India. फिर वो वहाँ चीफ सेक्रेटरी बनता है, विच इज इक्वल टू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट्स हाउ इट बिकम्स. नाउ आपने प्रश्न किया कि अलग अलग पोस्ट कैसे आती हैं, कि जैसे मैं कोल के बाद एजुकेशन सेक्रेटरी बन गया. तो कई लोग ये पूछते हैं कि साहब आपको तो जानकारी नहीं, आप कैसे बन जाते हैं. देखिए, किसी भी व्यवस्था में जब आदमी ऊपर जाता है, जितनी हायरार्की में ऊपर जाता है, तो वो एक्सपर्ट नहीं रह जाता. उसको सिर्फ एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, मैनेजिंग मैन एंड वुमेन. चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो. क्योंकि अगर आप सही प्रकार से लोगों को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप कोई एक्सपर्ट हो जाए, क्योंकि आपको खुद काम नहीं करना है, आपको काम कराना है एज यू गो अप. दैट इज प्रिसाइजली द रोल ऑफ अ ऑफिसर. तो एडवांटेज मुझे क्या था अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, एक क्योंकि जैसे कोल ही ले लीजिए उदाहरण के लिए, कोल की ज्यादातर समस्याएं स्टेट्स में थी. अब मान लीजिए मैं एक एक्सपर्ट होता तो मैं वहां स्टेट के ऑफिसर से कैसे बात करता. एज एन IAS ऑफिसर आई हैव अ लॉट मेनी IAS ऑफिसर्स इन द फील्ड, उनसे मैं डायरेक्ट बात करता था और वहां जाके उनसे समस्याओं का समाधान करता था. तो ये कनेक्ट जो बन जाता है उससे बहुत लाभ होता है. गॉट इट. ओके, मैं वापस कोल पे आऊँगा और बहुत सारी बातें करेंगे हम कोल के बारे में, पर उससे पहले बिकॉज हम चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे, आप योगी सर के उसमें भी थे? नहीं, मैं नहीं था. मैं उनसे मिला जरूर हूँ, मैंने उनके बारे में एक चैप्टर लिखा है संक्षिप्त सा. तो मेरा एक बैठक में उनसे चर्चा हुई, उसके अतिरिक्त मैं उनके साथ कभी नहीं था. क्या चर्चा हुई, क्या लिखा है? मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था और एक मैंने एजुकेशन में ये लिखा है कि कई प्रकार के माफिया हैं जो कि कोल माफिया से ज़्यादा गड़बड़ है. ओके. एजुकेशन में, क्योंकि जब मेरी पोस्टिंग हुई कोल से एजुकेशन में, तो आई थॉट आई विल मूव आउट फ्रॉम डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू द ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, बट इट वाज नॉट सो. द माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन वर मच वर्स देन माफियाज ऑफ कोल. देखिए, कोल में तो माफिया जो था ओवरग्राउंड था, माइनिंग अंडरग्राउंड थी. एजुकेशन माफिया सब अंडरग्राउंड है, दे आर ईटिंग इनटू एसेंशियल्स. और उन माफियाओं में एक सबसे बड़ा माफिया जो था वो था B.Ed और D.LEd कॉलेजेस का. B.Ed और D.LEd कॉलेजेस टीचर्स को ट्रेन करते हैं टीचर्स बनने के लिए. तो इस देश में लगभग 16,000 रजिस्टर्ड कॉलेजेस थे उस समय, आज की मुझे संख्या नहीं पता. उसमें से 4,000 ये कहा जाता था एग्जिस्ट ही नहीं करते, या एक कमरे में वो आपको डिग्री दे सकते हैं. इतना बड़ा माफिया है और पॉलिटिकली वेरी वेल कनेक्टेड. तो हमारे एक चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन थे, सीनियर IAS ऑफिसर, वो आके मुझसे बोले, सर मैं इनका सूचना लेना चाहता हूँ एफिडेविट पर, जिससे मालूम तो पड़े ये है या नहीं है. मैंने कहा बिल्कुल. उसने भेज दिया सबको. अब चूंकि ये सब पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, तो मैंने उचित समझा कि मैं जाके खुद चीफ मिनिस्टर से मिलूं. जब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी बना तो पहले 3 महीने में मैं करीब 23 स्टेट्स में गया और ज़्यादातर स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर से मिला. उसी संदर्भ में मैं योगी जी से भी मिला. तो जब योगी जी से मिला तो मैंने उनको बताया इसका बैकग्राउंड. मैंने कहा कि साहब ये एक माफिया है और टीचर अगर गड़बड़ आएंगे तो एजुकेशन गड़बड़ होगी. तो उनका रिस्पांस बड़ा बढ़िया था. मुझसे बोले, अनिल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये है समस्या और लेकिन दुरूह समस्या है, कठिन है समस्या, पर मैं आपके साथ हूँ, आप करिए इसे. और यही रिस्पांस मुझे हर चीफ मिनिस्टर ने दिया. ममता बनर्जी के यहाँ से वही रिस्पांस आया, वसुंधरा राजे सिंधिया थी राजस्थान में, उनका भी, जहाँ भी मैं गया सबने सपोर्ट किया. तो पॉलिटिकली मुझे सपोर्ट मिला उसमें, पूरा पॉलिटिकल. मैं अक्सर कहता हूं, देखिए थोड़ा डाइग्रेस करके बताता हूं कि इस देश में आइडियाज की प्रॉब्लम नहीं है. हर के पास आइडिया है, आप सड़क पे चलिए वो आइडिया बता देगा ये करो. लेकिन डेमोक्रेसी में किसी भी आइडिया को अगर आपको कार्य करना है ग्राउंड पे, इट हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल. तो ये कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको पूरा करना पड़ता है. उसमें पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. हम ये ले आते अपना सुधार, और नेता अगर नहीं मानता हमारा तो ये काम नहीं होता. तो उस संदर्भ में मैं योगी जी से मिला था और उन्होंने उस समय एक आध और अच्छे काम किए थे एजुकेशन में. एक उन्होंने बढ़िया काम किया था कि नकल यूपी में अब समाप्त कर दी उन्होंने. नकल एक बहुत ही गंभीर समस्या थी यूपी में. सो योगी जी ने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया. सो आपने दोनों गवर्नमेंट्स में काम किया, कांग्रेस जब लीड थी, बीजेपी जब लीड थी. डिफरेंसेस क्या है दोनों? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस. पहला कि यूपीए सरकार में निर्णय लेने में बड़ी समस्या होती थी. निर्णय नहीं होते थे, बहुत डिले होता था. इस सरकार में फट से निर्णय होता है, डिले नहीं होता. कुछ केस में होता होगा, बट बाय एंड लार्ज ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम कहेंगे. दूसरा,
ये कौन सी सरकार वर्सेस कौन सी पुरानी? यूपीए सरकार में निर्णय में बहुत विलंब होता था। अच्छा। इस सरकार में निर्णय जल्दी होते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में बात कर। दूसरा, यूपीए सरकार में हर मंत्री राजा था, तो जो मन में आ रहा कर रहा था, जो मन में आता था, और उसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते थे। एनडीए सरकार में ऐसा नहीं है कि हर मंत्री जो चाहे वो कर ले, बल्कि ये दूसरा एक्सट्रीम मैं कहता हूं, इसमें पीएमओ बहुत हावी हो गया, हर चीज पीएमओ को रेफर होती है। तो ये सरकार टोटली सेंट्रलाइज है, वो सरकार टोटली डिसेंट्रलाइज थी। तो मैं ये कहता हूं इसका बैलेंस होना चाहिए, हर चीज पीएमओ पे नहीं जानी चाहिए। मैंने अपने किताब में भी लिखा है ऐसे, छोटी छोटी चीजों के लिए मंत्री कहते हैं वहां चले आइए। तीसरा, पिछली सरकार में यानी कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप थे, कई सही भी थे, कुछ गलत भी थे, लेकिन थे। इस सरकार में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। क्यों नहीं? अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। नहीं तो ये तीन महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं जो पिछली सरकार और इस सरकार में है। मेरा ये मानना है कि फ्रॉम द डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस गवर्नमेंट हैज टू रीथिंक। मतलब इतना सेंट्रलाइज सिस्टम में भी समस्या है, उस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दो एक्सट्रीम्स थे, इसको हमें कहीं बीच में लाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आ रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट जो है, जो करंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, इसमें ये लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। नहीं, कंपैरेटिवली उनसे जल्दी डिसीजन लेते हैं। पर अगर ये सेंट्रलाइज है और हर चीज एक ही जगह पे जाती है तो जल्दी डिसीजन नहीं होना चाहिए ना। ये प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा ना, जल्दी डिसीजन इसलिए ले लेते हैं कि एक कॉमन थिंकिंग है गवर्नमेंट की, उस थिंकिंग हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन डिले इस वजह से होता है कि हर चीज पीएमओ पे जाती है। देखिए इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पैराडॉक्स एग्जिस्ट कर रहा है इस गवर्नमेंट में। ये सही है पैराडॉक्स। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो है वो हर फाइल जो है पीएमओ पे जाती है और विलंब होता है, साल 1.5 साल। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज मेजर डिसीजन क्विक हो जाते हैं, सड़कों के बारे में, टेलीकॉम के बारे में निर्णय फटाफट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में प्रॉब्लम है, तो वो पैराडॉक्स जो आप कह रहे हैं वो है। अब कोल की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आप कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वो मेजर पॉइंट था। तो आपने बोला, आपके फ्रेंड ने बोला था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी वैसा होता है, तो क्या कोल माफिया वैसा ही था? कोल की सिचुएशन वैसी ही थी? बिल्कुल। क्या था डे 1 पे आप जब एंटर किए? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो पूर्वाधिकारी थे, जो सचिव थे, जिनके मैं टेक ओवर करने जा रहा था, वो फाइलों के बीच में बैठे हुए थे, इतनी सारी ढेर सारी फाइलें, और घबराए से लग रहे थे। और स्वाभाविक था, जिस हिसाब से सीबीआई कोर्ट सब चढ़े बैठे थे। तो मेरे दिमाग में पहला आइडिया यह है, देखिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक। क्यों चढ़े हुए थे उस टाइम? कोल स्कैम हुआ था। कोल स्कैम, सीजी रिपोर्ट आई थी, सब सीबीआई। कोल गेट स्कैम क्यों बोलते थे? वो वाटर गेट से गेट आ गया था यहाँ पर। अच्छा, वाटर गेट स्कैम था ना, वाटर गेट स्कैंडल, उसीलिए हर जगह गेट जोड़ देते थे, यहाँ पर कोल गेट हो गया था। ओके, हाँ, तो कोल स्कैम मेरा ये मानना था, गलतियां उसमें हुई थी, लेकिन इसको स्कैम कहना ठीक नहीं है। वो भी मैंने अपने पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा है, इसे बहुत विस्तार से। आई हैव कंटेस्टेड व्हाट द सीएजी हैज डन, has said, have calculated again, have said his calculations were wrong, and no one has come back to me and saying that what my calculations are wrong. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिया था, लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले जब उस कमरे में मैं पहुंचा तो मुझे स्थिति बड़ी भयावह लगी। तो मेरे दिमाग में ये आया, जैसे मैंने कहा ना, मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग हूँ कि यार स्थिति इतनी खराब है, और तो खराब होगी नहीं, जो होगा अब सुधारी होगी, उसका सब मैं क्रेडिट लेकर जा सकता हूँ। इस नजरिए से मैं चला। मैंने फिर समझने की कोशिश की कि हुआ क्या। तो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, सब देखा, तो मुझे समझ में आया कि गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन शायद उतनी नहीं हुई जितनी बताई जा रही है। फिर मैंने उसका बहुत विस्तार से परीक्षण किया। इस पे मैं आऊँगा परीक्षण करके क्या निकला। लेकिन मैंने कहा ये समस्या तो है, अब इसका समाधान करें। मेरी आदत थी कि अगर कोई समस्या सामने आती है तो उसकी तह तक जाऊँ। एपरेंटली जो दिख रहा है, लोग समझते थे स्कैम एक प्रॉब्लम है, तो जब मैं तह में जाना शुरू किया तो पहली चीज मुझे समझ में आया, स्कैम तो एक सिर्फ विजिबल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम तो कुछ और है। क्या थी? यानी कि अगर कोल की कमी नहीं होती तो स्कैम ही नहीं होता। प्रॉब्लम कोल की कमी है, स्कैम नहीं है। स्कैम तो इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टेजेस ऑफ कोल। माफियाज वर्ल्ड ओवर हैव अरिजन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टेजेस, आइदर मैन मेड और नेचुरल शॉर्टेजेस। शॉर्टेज नहीं होगा तो माफिया नहीं आएगा, जब शॉर्टेज पे ही वो रेंट सीकिंग करेगा। तो अब यह हुआ कि कोल की कमी क्यों है? क्योंकि इंडिया सिट्स ऑन 300 बिलियन टन्स ऑफ कोल। हमारे रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 बिलियन टन्स, 1000 बिलियन टन्स, और हमें 300 बिलियन टन्स। तो हमें कोल तो बहुत सारा है, 300 गुना ज्यादा। तो हम परेशान किस लिए? इसलिए परेशान है, कोल निकालने के लिए हमें लैंड चाहिए। लैंड एक्विजिशन इज अ प्रॉब्लम। और ये लैंड जो है
वो फॉरेस्टेड एरिया में तो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए, और जहाँ पे कोल है वहाँ से हमें रेलवे से उसे बाहर निकालना है तो रेलवे लाइन चाहिए। और भी समस्याएं, 3 प्रमुख समस्याएं थी। तब इन तीनों को कैसे सॉल्व करें कि लैंड एक्विजिशन के लिए ये काम प्रमुख रूप से स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस का इनिशियल प्रोसेसिंग स्टेट गवर्नमेंट में होती है। तो मैंने क्या किया, एज सेक्रेटरी, प्रॉब्ली आई वाज द ओनली सेक्रेटरी, आई डिडंट कन्वीन अ सिंगल मीटिंग विद द स्टेट्स इन दिल्ली। आई यूज्ड टू गो टू द स्टेट। वहां बैठकर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी ऑन ऑफिसर्स को समझाते थे कि उनका क्या लाभ है इसमें, और उनके साथ डिस्कस करते थे। मतलब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई वर्ष 2014-15 में। हम लोगों ने मैसिव अमाउंट लैंड एक्वायर किया। अगर इफ आई रिमेंबर द नंबर करेक्टली, अबाउट 5,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और इसमें से करीब 3-3,500 हज़ार का एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला। ओके। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स कोल प्रोडक्शन इतना बढ़ गया 2016 में कि हम बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने की सोचने लगे। आप देखिए, एक्सट्रीम क्राइसिस से वी वर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। ये टर्न अराउंड हुआ कोल में, तो माफिया अपने आप ही खत्म होने लगे। तो कोल माफिया में ना 3 टाइप की प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा मूवीज़ में दिखाते हैं या जो ज़्यादा पेपर में दिखाते हैं, जो यूजुअल कॉन्वर्जेशन आती है, आई वांटेड, तो मुझे उसके बारे में समझना है। एक तो है कि जो इलीगल तरीके से माइनिंग करते हैं, कि लोग हैं बड़े बड़े, अगर वो नेताओं के साथ मिले हुए हैं या बड़े बिजनेसमैन के साथ मिले हुए हैं, तो वो इलीगली अपना कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे माइन कर रहे हैं, उसका कोल निकाल रहे हैं और इलीगली ही बेच रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है, राइट? यहाँ पता है लेकिन वो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स पे नहीं आता। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ कि जो टेंडर्स होते हैं, जो कोल की माइनिंग के लिए टेंडर्स निकलते हैं, जिनको माइन पूरी अलॉट की जाती है कि यहाँ से अब आप ही कोल निकाल सकते हो, वो इलीगली अलॉट करे जाते हैं लोगों को, राइट? किसी ना किसी तरह फेवरेबल लोगों को अलॉट कर। और थर्ड प्रॉब्लम होती है जो कोल माफिया में, विच इज़ कि जिन लोगों से काम करा जाता है उनको बहुत गलत एक्सप्लॉइट करके काम करा जाता है, बहुत ज़्यादा गलत कंडीशंस में काम करा जाता है, क्योंकि आपको बहुत गैसेस के अंदर जाके माइनिंग करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें होती है। देखिए, मैं फिल्मों की चर्चा तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फिल्मों में सब बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मैं एक एक करके जो आपने बात बताई तीनों को बताता हूँ। मैं इनसे की बात, तो इन तीनों में माफिया चलता है, राइट? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा माफिया है या नहीं। माफिया तो एक सब्जेक्टिव टर्म है, कहाँ माफिया है। ओके। तो पहला जो माफिया आप कह रहे हैं कि लोग इलीगल माइनिंग करते हैं, वहाँ माफिया नहीं है। वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि कोल की इतनी शॉर्टेज है कि वो वहाँ माइनिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेघालय को छोड़कर इलीगल माइनिंग अब नहीं होती। मेघालय में होती थी, वो जैसे रैट होल माइनिंग कहते थे, अब उसको भी मुझे जानकारी मिली है कि सरकार कुछ व्यवस्थित कर रही है। इलीगल माइनिंग कोल की नहीं होती, बाकी चीज़ों की होती है, क्योंकि माइनिंग करना आसान नहीं है जी। कोल की माइनिंग आपको नीचे डिग करके करना पड़ता है, तो आप इसको छुपा के नहीं कर सकते। और जो चीज़ आप छुपा के नहीं कर सकते, फिर आप इलीगली नहीं कर सकते। इलीगली तो वही काम करता है जो आप छुपा सकें। कहाँ माइनिंग हो रही हो, सब सैटेलाइट से दिख रहा है भाई, ऐसे नहीं कर सकता माइनिंग। तो ये कहना गलत है कि और जगह मुझे नहीं पता। मतलब कोल का मैं कह सकता हूँ कि अगर हो रही होगी इलीगल, तो रैट होल माइनिंग वो इतनी मिनिस्कल है कि वो घुस के अंदर जाके निकाल लाता है। उससे कोई बहुत मेजर, जैसे कोई बड़ी माइन कोई माइन कर रहा हो, ये गलत है। कोई बड़ी माइन नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। मतलब छोटा मोटा कहीं खोद के कोयला निकाल ले, वो तो ठीक है। कि जैसे मेघालय में बताता हूँ आपको, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं खोदना पड़ता, खोद के थोड़ा कोयला निकाल लेता है, वो पॉसिबल है। बट वो बड़ी माइन कोई इलीगल कर ले, नहीं कर, बहुत डिफिकल्ट। अब दूसरा आप कह रहे हैं रॉन्ग एलोकेशन, वो अब हो ही नहीं सकता। क्यों? जो व्यवस्था हमने बनाई है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ऑक्शन होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑक्शन होता है। जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको चला जाता है। मतलब अभी कोई एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा आदमी कि साहब इसको गलत चला गया। ये जरूर कह सकते हैं इसमें बिड कम आई, ज़्यादा आई, वो कोल्यूट कर गए आपस में, उन्होंने कोल्यूसिव बिडिंग हो गई, ये सब हो सकता है। लेकिन ये हो जाए कि वो किसी गलत आदमी को एलोकेट हो जाए, वो अब नहीं हो सकता। व्यवस्था देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं प्राइड इसी बात पे लेता हूं कि जो व्यवस्था 2014-15 में बनी थी, वो आज की तारीख में बनी हुई है। तो व्यवस्था बनाने की बात है। मैं अक्सर कहता हूं, जो अगली पुस्तक में मैं लिखूंगा कि करप्शन सिस्टम से दूर होगा। व्यवस्था बनाइए आप। इंडिविजुअल को बंद कर दीजिए, ठीक है, उससे करप्शन नहीं हटेगा। आप 10 को बंद कर दीजिए, नहीं। अगर आप सिस्टम बना दीजिए, जैसे कोल में, इट्स नॉट पॉसिबल, तो माफिया तो दूर रहा, वो नहीं हो सकता। तीसरे में माफिया है। तीसरे माफिया डिफरेंट टाइप का, जो आप कह रहे हैं उसमें नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बिडिंग होती है, उसमें दबंग लोग बिड कर देते हैं, वो है, बिड कर देते हैं। लेकिन कंडीशंस खराब में काम करना, ये पॉसिबल नहीं है। माफिया है वो डिफरेंट चीज में है। वो माफिया है बिडिंग में,
बिडिंग कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन की बिडिंग है। लोकल कहेगा कि जो जैसे कोल इंडिया के हैं माइंस, उसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ इंटरनल है, कुछ बाहर से बिड कराते हैं, उसमें वहाँ के दबंग लोग अपना रेट दे देते हैं। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि परफेक्ट है सिचुएशन, है समस्या, लेकिन शायद उतनी गंभीर नहीं है जितनी फिल्मों में दिखाते हैं काला पत्थर। बट वो लेबर एक्सप्लॉयटेशन वगैरह वो सब नहीं होता? देखिए, लेबर एक्सप्लॉयटेशन डिफरेंट टाइप का, जैसे कई MDO जिनसे कहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं, उसमें जो उनको वेजेस देते हैं उस पर कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि इनको जो वेज ठीक नहीं दिए जा रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट एज ह्यूज अ प्रॉब्लम एज इट इज़ मेड आउट टू बी। इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी करेक्टेड। वही मैंने कहा कि उस एंड पर, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो लेबर हो, देयर आर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। इन कॉन्वर्सेशंस के बीच में जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा था, ये पता लगा कि आप और PM मोदी जब फर्स्ट टाइम मिले तो आप उनसे डिसएग्री कर रहे थे। हाँ, नहीं, पहली और लास्ट टाइम मैं डिसएग्री किया। क्या डिसएग्रीमेंट था? पहला, जब मैं कोल सेक्रेटरी बना तो मीटिंग हुई तुरंत एक प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, तो वहाँ पावर सेक्रेटरी ने एक प्रेजेंटेशन किया और हर प्रेजेंटेशन उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम कोल की वजह से, प्रॉब्लम कोल की वजह से। 6-7 स्लाइड के बाद जब वो बोल लिए तो प्राइम मिनिस्टर मेरी तरफ घूमे, बोले, अनिल जी आपने देखा, आप कोल की समस्या का समाधान कर दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। दीज आर हिज वर्ड्स। तो मैंने कहा, साहब मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन शायद कोल ही समस्या नहीं है पावर की, पावर सेक्टर को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें देखना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मली कोई नहीं कहता, मैंने कह दिया, वो तुरंत अग्री कर गए मुझसे, बोले हाँ सही कह रहे हैं। और फिर पीयूष गोयल की तरफ घूम के कहते हैं कि अनिल जी सही कह रहे हैं, आपको पावर सेक्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। मेरा तो उस दिन सिक्का बन गया, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे बड़ा आराम से काम करना पड़ा। लोग ये को गलतफहमी हो गई, मैं उनके नज़दीक था। तो बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद अंत में जब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था, 3 महीने पहले रिटायरमेंट के, मैं जून में रिटायर हुआ, मार्च का ये वाकया है, मेरे पास फ़ोन आया PMO से, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अनिल तुम आके ज़रा प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर दोगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मैंने कहा मुझसे क्या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में, तो कोल सेक्रेटरी, अरे तुमने वो RSBY की थी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तुम समझा दो, हम लोग पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वाले सब बदमाश हैं, तो उनको समझाना है। तो मैंने कहा बट मेरा लोकेस्ट स्टैंड आई क्या है? बोले ऐसा है कि आज शाम को रिव्यू है हेल्थ मिनिस्ट्री का, तो हम एजुकेशन का भी लगा देते हैं, तुम बैठोगे वहाँ पर और पूछेंगे तुमसे, बता देना। तो हम पहुँच गए शाम को उनके घर पे, प्राइम मिनिस्टर के घर पे, 10-12 लोग थे। तो हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया, फिर प्राइम मिनिस्टर थोड़े अपसेट से हो गए कि भाई आप लोग इंश्योरेंस कंपनी को क्यों वो कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं होते लोग। मेरी तरफ घूमे, अनिल जी आपका क्या कहना है? और मेरा भी वही कहना था जो हेल्थ सेक्रेटरी का था। मैंने अपने तरीके से उनको समझाया, 15 मिनट में बोला, एक टक सुनते रहे मुझे, वो बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने। और जब मैंने खत्म कर दिया, कहते हैं अनिल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं बाहर निकल रहा था उस दिन, आयुष्मान भारत की उत्पत्ति उस दिन हुई, नाम उसको बाद में मिला, लेकिन उस दिन प्राइम मिनिस्टर सहमत हुए कि ये मॉडल ठीक है। जब मैं बाहर निकल रहा था, जॉइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर मुझसे बोला कि सर आपको तो पता था नाराज़ हो जाते हैं, तो आपने फिर भी वही बात कही। मैंने दुख यार, ना मुझे इनसे अभी कुछ चाहिए, ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए, जो मैंने ठीक समझ दिया उनको बता दिया। सहमत होते तो बढ़िया, नहीं सहमत होते तो भी बढ़िया। तो मैं अपनी बात, आदत थी मेरी, अपनी बात कहता था, ठीक चल है, गया, नहीं चल गया तो कोई बात नहीं। तो हम इतनी कोल की बात कर रहे थे, पावर की बात कर रहे थे, क्वेश्चन है उस पर, कोल पूरी तरह से बंद नहीं कर देना चाहिए, तो फिर आपकी ये बिजली कैसे चलेगी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये सारी बिजली अगर हम लोग फोकस करें कि आने वाले 10 साल 15 साल में सारा सोलर पे शिफ्ट हो जाए, अच्छा, या आपने हाइड्रो पे शिफ्ट हो जाए। आपको याद है मैंने कहा था आइडिया शुड बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। नाउ इट इज नॉट टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, व्हाई? लेट अस अंडरस्टैंड। और थोड़ा कोई भी निष्कर्ष पहुंचने से पहले डिटेल में उसे समझ लीजिए। सोलर एनर्जी हमें दिन में मिलती है, हमें स्टोर करने की इसमें व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। दिन में हमें बिजली की उतनी जरूरत नहीं है, हमें शाम को जरूरत है, वो कहाँ से आएगी? हम स्टोर करें, मैं बोल रहा हूँ आज नहीं कर सकते, बट कोल 10 साल के बाद क्या होगा तो 15 साल के लिए चर्चा कर सकते हैं। हम आज की बात कर रहे हैं, और आज की तारीख में कोल का रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पावर नहीं है। पावर हमारे, देखिए आप इसको दूसरा समझिए, राइट नाउ जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन पावर का है, इट इज इक्विवेलेंट टू द पर कैपिटा कंजम्पशन इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी ऑफ US। ये है हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन, ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। क्या हम सोलर से पूरा कर सकते हैं? सोलर बहुत अच्छा है और होना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नंबर 1, स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम। नंबर 2, क्योंकि हमें जिस समय चाहिए बिजली वो सोलर उपलब्ध नहीं होती। नंबर 3, हमें ये बिजली जनरेट करके ग्रिड में निगरानी पड़ती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ग्रिड पैरिटी। अगर वो ग्रिड बैलेंस नहीं होगी तो आप एक टाइम पे ज़्यादा उसमें एनर्जी डाल देंगे तो
ग्रिड कोलैप्स कर जाएगी। तो मान लीजिए दिन में सोलर भी चल रही है और थर्मल भी चल रही है, तो ग्रिड तो कोलैप्स कर जाएगी। शाम को मान लीजिए आपने बड़ी ग्रिड बना दी दिन वाले, शाम को सोलर नहीं होगी तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगी। तो हमें ग्रिड पैरिटी बना के रखना पड़ता है। इसमें सोलर में किसी को बहस नहीं है, सोलर तो होना ही है, इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोलर है। बट उसके साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा कि जिस समय सोलर नहीं है उस समय क्या करें। जैसे ऑप्शंस हैं गैस, क्योंकि आप थर्मल पावर को, कोल बेस्ड पावर को आप स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते। एक बार आपने वो बॉयलर्स चलाए तो फिर आप ये नहीं कि आप तुरंत बंद कर दें। गैस को आप कर सकते हैं, हाइड्रो को कर सकते हैं। तो इसको हमें सोलर को जब तक स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती तब तक हाइड्रो से या गैस से मैच करना पड़ेगा। तो इस तरह के ये कॉम्प्लेक्स इशू है। ये कहना आसान है कि सोलर से क्यों नहीं रिप्लेस कर देते, लेकिन हमें इसके हर पहलू को देखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ अब IAS एंड सर्विस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन एंड वी कैन मूव। फर्स्ट इज कि आज जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि आपने बताया कि अभी काफ़ी सेंट्रलाइजेशन हो गया है, हर चीज़ PMO पे जाती है, वहाँ से डिसीजंस होते हैं, राइट? तो एक IAS ऑफिसर के पास या ब्यूरोक्रेट्स के पास इतनी पावर है कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं आज की तारीख में? क्यों नहीं ले सकते? अभी जो देखिए ऐसा ना, इन्फ्लुएंस नहीं होता सब? नहीं, इन्फ्लुएंस होता है। देखिए हम लोग अक्सर ये बहाना बनाते हैं कई IAS ऑफिसर कि चूंकि हमारे पास दबाव है इसलिए निर्णय ले सकते हैं। मैं अक्सर मजाक में या सीरियसली कहता हूँ, ये बताओ किसी नेता ने तुमसे कहा कि ऑफिस लेट जाओ, ये एक डिसीजन है। हम में से कितने लोग लेट जाते हैं ऑफिस? किसी नेता ने तुमसे कभी कहा कि जो तुमसे मिलने आ रहा है उससे बदतमीजी से बोलो? किसी नेता ने कहा कि तुम इनएक्सेसिबल हो जाओ? किसी नेता ने कहा कि तुम फाइल पर बैठो? किसी नेता ने कहा तुम अपना ऑफिस गंदा रखो? मेरा ये कहना यह है कि अगर आप लिस्ट बनाएं तो आपको समझ में आएगा 80-85% में नेता से कोई मतलब ही नहीं है। आप अपना काम कीजिए ना। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, आपने इतना काम किया है पूरी कंट्री में, इतनी स्टेट्स देखी, इतनी गवर्नमेंट के साथ काम किया है, बहुत ग्राउंड लेवल पे भी काम किया और पॉलिसी लेवल पे भी काम किया। ऐसे कौन से 3 सेक्टर्स हैं इंडिया में जो आपको लगता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं या जिनकी वजह से इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है बहुत जल्द? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जहाँ बड़ा सुधार हो रहा है, वहाँ अपॉर्चुनिटी है भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी। मैं बिजनेस और जॉब के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, किसी को करना हो कुछ तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखे। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है, टेक्नोलॉजी कहूँगा मैं, खाली सॉफ्टवेयर नहीं, उसमें सॉफ्टवेयर उसका अंग है। टेक्नोलॉजी इंडिया को लीपफ्रॉग कर रहा है अगली लेवल पर। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग को शायद बाईपास कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं कर पाए, तो हम टेक पे आगे इसको कर रहे हैं। उसका एक लार्जर कंपोनेंट सर्विसेज है। तो सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इज वन सेक्टर विच इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर जॉब्स। ओके, बट फॉर बिजनेस इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज। उसके अलावा और कोई 1-2 सेक्टर्स जो बहुत? फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, बिकॉज हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग से होगा। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखिए मेक इन इंडिया जो हुआ था व्यवस्था, वो इसीलिए मेक इन इंडिया चला था। अब वो नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन उसका उद्देश्य यही था कि मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट जीडीपी में वो बढ़ाया जाए। ये दुखद स्थिति है कि वो बढ़ा नहीं, और उसका परीक्षण होना चाहिए कि जो 13-14% जो हमारा कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग का, वो उतना ही भी बना हुआ है, तो बढ़ना चाहिए था और उस पर फोकस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पे, स्पेशली स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल। लास्ट 2 क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कि इंडिया में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? आपको क्यों लगता है? नहीं करते हैं, अब तो कर रहे हैं, अब तो बहुत कर रहे हैं, पर पहले नहीं से पढ़ के आदमी ज्वाइन कर रहा है, आदमी ज्वाइन कर रहा है। ये अगेन मैं जैसा मैंने आपसे कहा ना कि पर्सनल चॉइस है, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल चॉइस है। इसको मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी देखो तो यूजुअली लोग ऐसे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है जो लोकल बहुत इन्फ्लुएंशियल पावरफुल थे, या लोकल गैंग, लोकल माफिया चलाते थे, तो वहाँ से पावर में रेस कर गए। किसी भी इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर करेगी, आप वेस्ट में देखिए, इंग्लैंड में देखिए, अमेरिका में देखिए, जब डेमोक्रेसी मैच्योर करती है तो उसकी पॉलिटिक्स भी परिवर्तित होती है थोड़ी। वही इंडिया में होगा। इंडिया इज एन इवॉल्विंग डेमोक्रेसी, अभी यंग डेमोक्रेसी है, तो ये सब चीज़ें तो होंगी यहाँ पर। तो अभी मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता था, अब न्यू चेंज आ रहा है। आप परिवर्तन अभी ऑलरेडी देख रहे हैं और होगा इसमें परिवर्तन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग ये बात कर रहे थे, हमने लास्ट एक बार IAS ऑफिसर से यही बात करी थी कि
रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है, डू यू थिंक दैट इज इनफ फॉर आवर ऑफिसर्स? और जो न्यू पेंशन स्कीम भी है इसके बारे में? इनफ का कॉन्सेप्ट है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उसके बाद क्या मिलता है वैसे? हाफ द सैलरी, ओके, हाफ द लास्ट पे सैलरी मिलती है। ओके, सो जैसे आप कोल सेक्रेटरी थे लास्ट, तो कोल सेक्रेटरी की कितनी सैलरी होती है उस समय? सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करीब मुझे 2.5 लाख मिलती थी। ओके, वो 1.25 लाख इस समय मिल रही। ओके, तो वो परमानेंट टिल डेथ 1.25 मिलती रहेगी। और कोल सेक्रेटरी के पर्क्स, वो डीए बढ़ता है। कट। और कोल सेक्रेटरी के क्या पर्क्स होते हैं? पर्क्स कुछ नहीं होते, कुछ ऐसे गाड़ी घर मिलती है, गाड़ी घर मिलता है। वो अब गाड़ी घर नहीं मिलता, आपको अपना घर चलाना पड़ेगा, अपना घर। तो ये 1.25 में आपको अपना घर खरीदना पड़ेगा। आप और काम कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ जगह पे जाकर, भाषण देता हूँ, उसका मैं कमाता हूँ पैसा। तो यू कैन अर्न मनी, लेजिटिमेट अर्न मनी। In fact, I am earning more than what I was earning as secretary. Really? As a speaker? As a speaker, I get a lot of money. I was in USA for 25 days. I went to Harvard, Berkeley. I went to Northeastern University. I went to Tufts University. They called me. और वो सब किस लिए बुलाते हैं? सब स्पीचेस अलग अलग जगह अलग तरीके का कॉन्वर्सेशन होता है, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। Amazing. मैं इंडिया में मैं दिल्ली में 10 दिन रहता हूँ, 15 से 20 दिन ट्रैवल करता हूँ इंडिया में कहीं ना कहीं। तो वो एक नया ऑल्टरनेटिव करियर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। असलियत तो तभी मालूम पड़ती है, पहले तो आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, अब आपको असलियत मालूम पड़ती है कि आप कहाँ हैं। एंड ये जब आप अगर दूसरे सोर्सेस से इनकम कमाते हो तो ये रुक जाती है पेंशन की? नहीं, ये तो इसमें बिल्कुल नहीं रुकती कुछ भी। और कोई पर्क्स मिलता है उसके बाद कि मे बी आपका चाइल्ड का एजुकेशन लाइफ लॉन्ग? ना, वो नहीं। हेल्थ केयर मिलता है, हेल्थ आपकी, आप CGHS से ले सकते हैं हेल्थ केयर। बाकी कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं होता। और जब आप जॉब में होते हो उस टाइम पे पर्क उस टाइम पे मिलता है कि एजुकेशन फ्री है या पेट्रोल फ्री है या कुछ भी? ना, सिर्फ घर और आपको गाड़ी मिलती है और प्रोटोकॉल मिलता है जो। और कोल सेक्रेटरी को भी प्रोटोकॉल मिलता है? तो सब सेक्रेटरी को, जो एक सेक्रेटरी को मिलता है वो बाकी से। क्या प्रोटोकॉल होता है? प्रोटोकॉल क्या कि मतलब आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कीजिए, आपको वहाँ पे स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जहाँ जाएंगे आप स्टेट गेस्ट होंगे। ओके, ये सब होता है। एंड प्लस आपके साथ आपकी सिक्योरिटी भी देते हैं कुछ? अगर जरूरत होती तो देते हैं, नहीं होती तो नहीं देते। वो हर का सिक्योरिटी असेस की जाती है। ओके, जिसको सिक्योरिटी जरूरत होती है उसको दे दी जाती है, जिसको नहीं होती, जैसे मैं, आई डिडंट फील लाइक। Okay, so you don't have gunmen around you and stuff like? Fortunately not. Why did you say fortunately not? अरे वो एक आपको restrict करता है ना मूवमेंट, वैसे भी फंसे हुए आप और फंस गया। लोगों को देखने में अच्छा लगे, but you feel again it's a personal choice. Yeah, it is. You don't like that. No. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for spending so much time with us. It was lovely to have you.